नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मैं आपको पिछले पार्ट में मई के कुछ कम इम्पोर्टेंट जो हम समसामयिकी या जो चीजें घटी थी घटना उनके बारे में बात करे थे। तो आज मैं कुछ और पार्ट 2 में इम्पोर्टेंट चीजें लेकर आया हूं जो मई 2025 की इम्पोर्टेंट खबर बन जाती हैं। तो उनके बारे में धीरे धीरे करके हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो इस बार के जो बहुत सारी चीजें हैं जो आई नई, उसमें से एक पंच शुक्ल पल्स करके एक कार्यक्रम पिथौरागढ़ में शुरू किया गया। ये पहला रेडियो स्टेशन कम्युनिटी कार्यक्रम बनाया गया। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये था कि कैसे जो बॉर्डर की कम्युनिटियां हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको उनके लोकल कल्चर से जोड़ा जा सके, वेदर की उनको अपडेट मिल सके, प्रॉपर विलेज का डेवलपमेंट हो सके, कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सके, जो रीजन है बॉर्डर कोस्टल इलाके उनको बेहतर किया जा सके, साथ ही साथ प्रॉपर सिक्योरिटी दी जा सके, एम्प्लॉयमेंट और इन सारी चीजों के बारे में अवेयर किया जा सके। तो इसकी जो टैग लाइन थी वो थी हिल से दिल तक, कि मतलब जितनी भी पहाड़ियां हैं उनको दिल से जोड़ा जाए। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है जो पंच शुक्ल पल्स के नाम से पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू किया गया। पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनाया गया। इसका मेन एम था कि एक ऐसा विलेज बनाया जाए जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो कि एक सरकार स्कीम चलाई है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसके अंदर जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके, जो पिछड़े तबके या जो ऐसी जगह है जहाँ पे काफी टेररिज्म है या बहुत सारे बॉर्डर इलाके हैं जहाँ पे ना प्रॉपर डेवलपमेंट है, ना कोई वहाँ रोड है, ना कनेक्टिविटी है, हर समय वहाँ कम्युनिटी का जो डिसबैलेंस होता है या प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी नहीं है, फियर बना हुआ है, किस प्रकार से उनको नई नई स्कीम, रोजगार, टूरिज्म और इन सारी चीजों से अवेयर किया जाए। साथ ही साथ कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उनको एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, इन सारी चीजों से जोड़ा जा सके। एक प्रॉपर जो सस्टेनेबल और गवर्नेंस का बेहतर रोल किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में ये स्कीम बात करती है। केरला ने ज्योति स्कीम जो है उसको लॉन्च करा। तो ये जो ज्योति स्कीम है ये बेसिकली जो माइग्रेंट लोग होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए केरल सरकार ने, जो बच्चे होते हैं माइग्रेंट, उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम शुरू की है, जिससे जो माइग्रेंट बच्चे होते हैं वो भी पढ़ सकें, उनके अंदर भी ज्ञान और एम्पावरमेंट हो सके, साथ ही साथ बेहतर वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक रोल प्ले कर सकें। तो केरला की जो स्कीम है ज्योति स्कीम इसके अंतर्गत आती है। अभी बहत्तर मिस वर्ल्ड पीजेंट जो है वो अभी तेलंगाना में एक ब्यूटी जो होता है इवेंट हुआ है, जिसमें मिस वर्ल्ड जो इस बार की चुनी गई 72, ये तेलंगाना में घटित हुआ। इसमें जो थाईलैंड की ओपल सुजाता है उसको इन्होंने जीता है। तो थाईलैंड की सुंदरी है ओपल सुजाता, उन्होंने इसको जीत लिया है। तो अब भैया आज के दौर में जिस इरा में आप रह रहे हैं वहां ब्यूटी के भी अब इवेंट होने लगे हैं। इससे पहले हम स्वयंवर के बारे में सुनते थे कि स्वयंवर हुआ करते थे, अब ब्यूटी पीजेंट चीजें भी होने लगी हैं कि अब ब्यूटी का भी कंपैरिजन किया जाने लगा है। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर आप इस तरीके की चीजों में अभी आप बहुत पीछे हैं, कंट्री बहुत आगे चल रही, तो आप देख लीजिए परिवर्तन कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ओपल सुजाता याद रहेगा। तो अब थाईलैंड में आपको पता ही है, थाईलैंड एक बहुत ही अच्छी कंट्री है टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से और भी चीजों के पर्सपेक्टिव से। तो वहां से आती है ओपल सुजाता, तो उनको ये पुरस्कार दिया गया। तो इंडिया का पहला जियो थर्मल प्रोडक्शन वेल है जहां से जो एनर्जी है नीचे से थर्मल एनर्जी निकाली जाएगी। मतलब एक ऐसा कुआं है जिसके अंदर से निकाली जाएगी थर्मल एनर्जी, जिसका अलग अलग सेक्टर में यूज किया जाएगा, जैसे कि बिजली बनाने में, और भी जो थर्मल प्रोडक्शन यूनिट या प्रोडक्शन कहाँ पे कितनी सप्लाई करनी है या उसकी कितनी ज्यादा आगे चल के उसकी रिलेवेंसी है, इन सारी चीजों के बारे में। तो ये पहला प्रोडक्शन वेल डिरांग एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे पहली बार ये प्रोडक्शन वेल किया गया, खोदा गया या
वो जियो थर्मल के बारे में पता चला। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो अब चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने एक क्रिएटर लैंड जो है नई प्रोग्राम योजना शुरू करी, जिसमें जितने मीडिया और इंटरटेनमेंट की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं या मीडिया इंटरटेनमेंट के रिसोर्स हैं या मीडिया इंटरटेनमेंट के जो और भी उससे जुड़े पहलू आयाम है, उनको एक जगह अलग अलग मीडिया को एकत्रित करना, जिससे नई नई सिनेमा के बारे में जानकारी मिल सके, सिनेमा के बारे में अलग अलग जो फ्लेवर है या डायमेंशन है उनके बारे में पता चल सके, जो कंट्रीब्यूशन है सिनेमा का अलग अलग इंडस्ट्रियों में, अलग अलग कल्चर संस्कृति के बारे में जानकारी मिल सके, और सारी जो सिनेमा है उसको एक हम कह सकते हैं यूनिफाइड एक जगह उसको एक वो मंच दिया जा सके, जिसके जरिए जो सिनेमा का ग्लोरिफिकेशन और बेहतर किया जा सके। तो ये प्रोग्राम अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू करा है। और महाराष्ट्र की सरकार जो है वो आदि शक्ति प्रोग्राम चला रही है, जो वुमेन को मजबूत करेगी, एम्पावरमेंट करेगी, उनकी वॉइस को, उनकी जो वॉइस है डिसीजन मेकिंग में उनकी क्षमता है, या उनको पूरी तरीके से सोशली इंक्लूड करेगी। तो ये प्रोग्राम जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू करा है। तो अभी छत्तीसगढ़ में एक मटकू द्वीप है जो काफी चर्चा में रहा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मटकू द्वीप कहाँ है, तो मटकू द्वीप छत्तीसगढ़ में है। और इस बार का जो अभी नई हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है, जिस स्कीम का नाम है लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। तो जितने कलाकार हैं उनको समाज में उनकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, उनको रिकॉग्निशन देने के लिए ये एक स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, जो उनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी, साथ ही साथ उनको प्रेस्टीज और सम्मान मिलेगा, साथ ही साथ उनकी जो एक हम कह सकते हैं वैल्यू बढ़ेगी। तो ये कुछ जो प्रतिभा लोग हैं या प्रतिभावान लोग हैं उनको नए नए अवसर मिलेंगे। तो ये स्कीम जो है लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना जो है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। अभी ट्राइबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है काफी चर्चा में रही। ट्रेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माफ करिएगा, ये जम्मू कश्मीर के जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जम्मू कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। अब चलते हैं जो लोग जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, जो धंधा करना चाहते हैं, जो अपना खुद का कुछ क्रिएशन करना चाहते हैं, उनके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम लेके आई है। वो चाह रही है कि हर एक फैमिली से एक इंटरप्रेन्योर बने। तो उन्होंने एक स्कीम शुरू करी है, उस स्कीम का नाम है वन फैमिली वन इंटरप्रेन्योर, जिससे जो उस राज्य का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, नई नई अपॉर्चुनिटी मिल सके, नए नए रोजगार के अवसर खुल सके, लोगों को नए नए जो डायमेंशन है आयाम मिल सके, जीडीपी ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, एफडीआई आ सके, और एक इंटरप्रेन्योरल बेसिस पे जो एमएसएमई है या छोटी मोटी स्टार्टअप है कल्चर आ सके। तो इसके लिए जो आंध्र प्रदेश सरकार है उसने वन फैमिली वन इंटरप्रेन्योर स्कीम शुरू करी है। और अंकुर इनिशिएटिव एक नया इनिशिएटिव उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, जिससे जो अर्बन ग्रोथ और किस प्रकार से ग्रोथ के साथ सस्टेनेबली उस एरिया को, अर्बन एरिया को डेवलप किया जा सके, जिसमें से ई वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक टेक्नोलॉजी से बेहतर जोड़ा जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन जीटीपी, ग्रीन इन्वायरमेंट, और भी जो कार्बन फाइनेंसिंग, कार्बन क्रेडिट जैसी समस्याएं, कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके, बेहतर एक हम कह सकते हैं कि जो ईज ऑफ लिविंग किस प्रकार से बनाई जा सके, उसके लिए जो अंकुर इनिशिएटिव है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। तो अब हम चलते हैं डिफेंस की कुछ खबरें इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस बार जो मिनी रत्न कैटेगरी में कुछ कंपनियां रखी गई, तो उनके बारे में बात करता हूं। तो मिनी रत्न कैटेगरी में जो है
वो मुनिएशन इंडिया लिमिटेड को इस बार रखा गया है। आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड इस बार आई है और इंडिया आप्टेड लिमिटेड आई है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ये मिनी रत्न कंपनियां होती कौन सी हैं। ये वो कंपनियां होती हैं जिनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ होती है। इसके लिए प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट का लेना जरूरी नहीं होता है, लेकिन मिनी रत्न कंपनियां बनने के लिए हमारे देश में महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न की कैटेगरियां हैं। नवरत्न जो बड़ी बड़ी हाई फाई कंपनियां हैं, गवर्नमेंट इंटिटी हैं, या वो जिनका वैल्यूएशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई है, जैसे अगर इसमें से भेल हो गया, गेल हो गया, आईओसी हो गया, ये सब कंपनियां महारत्न की कैटेगरी में आती हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं। फिर उनसे जो छोटी कंपनियां हैं वो कंपनियां नवरत्न में आती हैं, और कुछ कंपनियां जो मिनी रत्न में आती हैं, जो हाँ अब महारत्न बनेगी आगे चल के या नवरत्न बनेगी, तो उनके बारे में बात की गई है। तो पिछले 3 साल का अगर आपका प्रॉफिट 30 करोड़ है, अगर आज जितने भी पैट निकाले बाद, पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके बाद अगर आप 30 करोड़ रुपया 3 साल में कमा लिए हैं, तो आपकी कंपनी मिनी रत्न कंपनी बनने की कैटेगरी में है। तो ये कुछ इनकी चीजें हैं जो ये देखा जाता है मिनी रत्न का स्टेटस ग्रांट होने से पहले। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब एक नई एक्सरसाइज शुरू की गई, एक्सरसाइज नोमाडिक एलिफेंट। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन आर्मी और मंगोलिया के बीच शुरू की गई। ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली 17 एडिशन था इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में जो मेन चीज हुई कि जो सब इनके बारे में बात की गई कि हम एक प्रकार से ये जो एक्सरसाइज नोमाडिक एलिफेंट शुरू करें। इस एक्सरसाइज में दोनों कंट्री के जो हम कह सकते हैं डिफेंस मजबूती या डिफेंस रिलेशन या डिफेंस में जो नॉलेज का आदान प्रदान है या एक दूसरे का रक्षा सहयोग, ये सारी चीजों पे एक्सरसाइज होती है, जिससे हम उन कंट्रियों के अपने जो परस्पर रिलेशन है वो बेहतर कर सकें, साथ ही साथ उनसे कुछ सीख सकें और दोनों लोग मिलकर इंटरनेशनल ऑर्डर को कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ा सकें। कुछ हम उनसे आदान प्रदान कर सकें, कुछ अनुभव ले सकें, कुछ हम अनुभव दे सकें, कुछ हम उनसे अनुभव ले सकें, जिससे जो हमारा डेवलप जो है डिफेंस के क्षेत्र में हम एक नई पहचान, एक नया मुकाम बना सकें और एक दूसरे को सहयोग करते रहें, जिससे डिफेंस में या रक्षा में हम एक अपनी मजबूत पकड़ बना सके। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं एक और नई S-400 मिसाइल के बारे में समझते हैं। S-400 जो अभी एक मिसाइल है, जो हम जब अभी ऑपरेशन सिंदूर का समय आया तो हमने इसको यूज करा। तो ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो डेवलप्ड की गई है रसिया के द्वारा। ये जो कंपनी अल्माज सेंट्रल है उसने इसको डेवलप करा है। इसकी कुछ खूबियां है कि इसमें क्रूज मिसाइल के साथ साथ ड्रोन व्यवस्था भी है, साथ ही साथ ये बिल्कुल अपने टैक्टिक्स में जाके एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसमें एडवांस रडार नेटवर्क बना हुआ है कि ये पता कर लेती है कि इस ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, इसका डायरेक्शन कितनी दूर है, मूवमेंट क्या है, सारी चीजों के बारे में जिस भी वस्तु पे हमला करना है उसको पहले से डिटेक्ट कर लेती है। तो ये इसकी कुछ खासियत है जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट खबरें जो हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो इस बार टेरिटोरियल आर्मी जो है उसकी अक्टूबर 9 में ये एक प्रकार की आर्मी है जिसको सेकेंड लाइन डिफेंस के तरीके लिया गया। ये एक सिविलियन टाइप है जिसमें जो हम अपने किसी भी कंट्री के में जो भी समस्याएं हैं वो वहाँ के जो लोग हैं उनको ट्रेन करते हैं ताकि हम अपनी कंट्री को सर्व कर सके। जिसमें से क्या होता है, जिससे जो नेचुरल कैलामिटी जैसी समस्याएं उनसे डील कर सके। तो ये एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट कर सकती है। तो ये टेरिटोरियल आर्मी जो अक्टूबर 9 को मनाया जाता है, इसको हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम समझते हैं एक और नई चीज जो एक्सरसाइज आरास हुई है, तो आप इनके नाम याद रख सकते हैं। तो एक्सरसाइज जो आरास हुई है वो ईरान और अजरबैजान के बीच हुई है। ये एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। हरोप एक प्रकार की जो इजराइल की
कंपनी जो हरोप है उसने एक मिसाइल बनाई है जिसको उसने हरोप नाम दिया। ये एक टारगेट इनेमी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ये टारगेट करती है। ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा बनाई गई है। इसका मेन काम है कि ये जितने भी दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट है उनको तुरंत पकड़ लेती है। इसका कंबाइंड फंक्शन ये है कि ये मिसाइल प्लस जो यूवी है उसका यूज करती है। इसमें क्या होता है, रडार को के जरिए भी ये लैस है, इसमें कमांड भी आप कर सकते हैं, इसमें एक टैंक भी है, मूविंग एसेट की चल भी सकती है, साथ में यूज कर सकती है, किसी को सर्च करके भी मार सकती है, ट्रैक कर सकती है दुश्मन की लोकेशन, और इसको हम अलग अलग तरीके से इंगेज कर सकते हैं डायनामिकली। तो हम कह सकते हैं ये जो हरूफ है, आप याद रखिए, हरूफ इजराइल के द्वारा बनाई गए, इजराइल एरो स्पेस जो कंपनी है इजराइल की उसने इसको बनाया है। तो बस आप इसको इतना याद रखिए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट शुरू किया गया जिससे जो नक्सल प्रभावी इलाके हैं उन पे रोकथाम लगाई जा सके, या जो नक्सली जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं या जो इंसर्जेंसी जैसे हालात पैदा करते उनको रोका जा सके। तो जो पूरा गुटालू हिल्स है छत्तीसगढ़ की, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरा गुटालू हिल्स कहाँ है। तो आप याद रखिए कि ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में पड़ता है। तो ये कुछ चीजें, उसी के साथ साथ दूसरा एक और नया गवर्नमेंट के लिए जो ऐसी एंटी टेररिस्ट गतिविधियां होती हैं नक्सल इलाकों में, जो इस प्रकार के नक्सलाइट यूज करते हैं, किसी को निशाना बनाते हैं, गवर्नमेंट एंटिटी को या गवर्नमेंट ऑफिशियल को या उन लोगों को जिनसे उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, तो इसके लिए मिशन संकल्प भी शुरू किया गया। तो आईएनएस अरनाला के बारे में समझते हैं। आईएस अरनाला जो एक एंटी सबमरीन वारफेयर है जिसको गार्डन रिच शिप बिल्डर ने कलकत्ता ने बनाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिनके बारे में मैं बताना चाहता था। अब हम लोग पाथ फाइंडर मिशन को समझते हैं। पाथ फाइंडर मिशन जो है बेसिकली नासा के द्वारा बनाया गया है। ये एक प्रकार का मिशन है जो ग्रेविटी है उसकी मैपिंग करेगा, साथ ही साथ माउंटेन कितनी ऊंचाई पे है, ओशियन की गहराई क्या है, इनके बारे में चीजों पर एक्सपेरिमेंट करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, स्पेस मिशन के बारे में समझेगा, और साथ ही साथ अंडरग्राउंड में कितना वाटर है और ये जो ग्लेशियर में चेंजमेंट हो रहा है या जो आइस सीट है, इन सारी चीजों के बारे में, या जो और अदर प्लैनेट है उनको एक्सप्लोर करेगा। तो ये जो डेवलप्ड की गई है ये जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के द्वारा की गई है। तो ये पाथ फाइंडर मिशन को आप याद रख सकते हैं कि ये ग्रेविटी मैपिंग के द्वारा नासा का एक मिशन है जो बेसिकली इन सारी चीजों के लिए यूज में आएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम, अभी हमारी कंट्री ने जीनोम एडिटिंग राइस वैरायटी का पहली इंडिया कंट्री बन गई है जिसने जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो वैरायटी कमला 100 और पुष्पा डीएसटी, तो आपसे कमला 100 पुष्पा डीएसटी पूछ सकता है कि ये किसकी प्रजाति है। तो ये राइस की प्रजाति है। इसको डेवलप किया गया है आईसीआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। इसमें कैस 9 टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और जो बजट इसके लिए रखा गया वो 500 करोड़ रखा गया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अभी 16 सेंसस जो है लायन का, उसके बारे में जानकारी आती है कि जो हमारे लायन है उनमें 32% का राइज हुआ है। पहले 674 थे, अब 891 लायन हो गए। तो हर साल जो लायन का डाटा है वो सेंसस इस पे की जाती है। तो ये जो सेंसस है लायन कहाँ कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, तो जूनागढ़ गिर के जंगल में, जामनगर में, पोरबंदर में, यहाँ जो लायन की संख्या है वो काफी ज्यादा है, या ये कह सकते हैं हम ये लायन रिलेटेड स्टेट है, या जहाँ पे जो सेंचुरी बनी है वहां पे लायन को देखने को मिलता है। तो अब हम चलते हैं पीएसएलवी 61 मिशन की तरफ। तो पीएसएलवी 61 मिशन जो है वो एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी है जो 9 सैटेलाइटों को मिलकर काम करेगी, जितने भी अर्थ से रिलेटेड चीजें हैं उनका ऑब्जर्वेशन करेगी, जैसे बॉर्डर का कैसे मॉनिटरिंग करना है, इसके बाद डिफेंस की कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाना, एग्रीकल्चर और सॉयल का मैनेजमेंट, उसके एग्रीकल्चर के देख रेख, रडार के जरिए इमेज खींचना,
सैटेलाइट बनाना, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो PSLV 61 मिशन है, ये सतीश धवन सेंटर श्री हरिकोटा से इसको वो किया जाएगा। ये सन सिंक्रोनियस ऑर्बिट में जाके स्थापित की जाएगी, जिससे सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार के जरिए हम इन सारी चीजों पे निगरानी कर सकेंगे, और ये दिन रात जो है फंक्शन करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। PSLV 61 मिशन जो है वो बेसिकली लॉन्च किया गया है। ये 9 सैटेलाइटों का एक ऑब्जर्वेशन है जो सतीश धवन सेंटर से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट खबर थी, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो अब चलते हैं हम लोग, अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में भी बात की गई है। पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर जो है वो अर्जेंटीना का, कि आपसे पूछा जा सकता है कि पेरिटो मेरिनो ग्लेशियर कहाँ है, तो ये अर्जेंटीना में है। ऑपरेशन ओलाइवा जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप में शुरू किया गया, जो ओलाइव टर्टल्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं इंडेक्स की तरफ। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स जो है उसको रिलीज करता है RSF। इस बार जो इंडिया की प्रेस में रैंकिंग आई है वो 151 रैंकिंग पे आया है। टॉप में हमेशा नॉर्वे, इस्टोनिया, इसके बाद स्वीडन और नीदरलैंड रहे। चैलेंज ये है कि लीगल प्रेशर कैसे हमारी मीडिया के अंदर उनको चैलेंज करते हैं, उनकी ऑटोनॉमी, उनकी डिसीजन मेकिंग में कैसे बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं उनका कहीं ना कहीं दबाव है। जो मीडिया है वो आजकल ट्रू खबर नहीं दिखाती है, फेक न्यूज चलाती है, TRP के लिए काम करती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जबरदस्त है। अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज दिखाता है तो पॉलिटिशियन उनको दबाते हैं, मनी पावर, मसल पावर का यूज करते हुए बहुत सारे जो पत्रकार है उनकी हत्या कर दी जाती है। या इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी के कारण बहुत सारे जो है वो फंडिंग से जूझ रहे हैं, या उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है जिससे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकें। तो कई सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से जो इंडिया का फ्रीडम है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो काफी कम है। तो ये इंडिया 151 रैंक पे इस बार रहा है। अब हम लोग HDI को समझते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो टॉप में इस बार आइसलैंड रहा, इसके बाद नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। तो इंडिया की रैंक HDI में 130 रही है। साउथ सूडान जो है वो सबसे नीचे बॉटम में 193 नंबर पे रहा है, और ये रिलीज की जाती है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये पब्लिश की जाती है 1990 से पब्लिश हो रही है। तो कौन कौन से हैं कि हम जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में समझे कि हम ह्यूमन का, मनुष्य का कैसे डेवलपमेंट करें, उस पे एक इंडेक्स बनाए। तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर चाहिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो कैसी जिंदगी एक्सपेक्ट कर रहा है उसके ऊपर, या वो किसी स्कूल से पढ़ा है एक्सपेक्टेड उसका स्कूल कौन सा है, या उसको कितनी ग्रास नेशनल इनकम मिल रही। तो ये कुछ पैमाने हैं जिनके जरिए हम HDI को नापने का प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करता हूं तो आप लोगों को पसंद आएगा। इस बार जो हाईएस्ट पेड एथलीट है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पुर्तगाल से एक महान फुटबॉलर है, वो फोर्ब्स लिस्ट में 3 बार लगातार हाईएस्ट पेड एथलीट हैं। जिनमें आप देखते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में हमेशा आप लोग पढ़ते रहते हैं कि वो बहुत ही बेहतरीन फुटबॉलर है जो पुर्तगाल से आते हैं। बड़ी बड़ी ब्रांड और इंडोर्समेंट डील में भी आप उनको देखते रहते हैं। काफी चर्चित चेहरा है। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था और एक ही दिन में उनके मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। तो काफी बड़ा नाम है फुटबॉल के क्षेत्र में। तो उनको हाईएस्ट पेड एथलीट की श्रेणी में 3 बार लगातार फोर्ब्स लिस्ट है। जो देश के बड़े बड़े नामी बिजनेसमैन या अलग अलग पर्सनालिटी हैं जो वेल्थ वाइज सबसे ज्यादा कमाते हैं, उनके बारे में एक आंकड़ा प्रदर्शित करती है। तो इस लिस्ट का नाम फोर्ब्स है। तो फाइनेंस के क्षेत्र में गाजियाबाद नगर निगम ने अभी इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करा है। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड ये होते हैं, बॉन्ड का मतलब होता है जब किसी भी संस्थान को या इंस्टीट्यूशन को या
किसी भी इंसान को कुछ पैसे रेज करने होते हैं तो वो अपनी कंपनी का या अपने संस्थान का बॉन्ड इशू करता है, जिस बॉन्ड को लोग खरीदते हैं, जिससे उनको फंडिंग एकत्रित होती है, पैसा मिलता है। उस पैसा का बॉन्ड 10 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है। तो ये बॉन्ड के जरिए जब मन पैसे की उगाही करते हैं, पैसे को वो लेते हैं लोगों से, कई तरीके होते हैं फंडिंग के, जैसे एंजल इन्वेस्टर हो गया, क्राउड फंडिंग हो गई, गवर्नमेंट के ग्रांट हो गए। तो जब इस प्रकार से पैसे की जरूरत होती है तो हम कहीं हम अपना शेयर बेच के पैसा बना लेते हैं, किसी को पार्टनरशिप के जरिए या किसी से ऐसे ग्रांट में पैसा ले लेते हैं। तो ये जब किसी तरीके से हम बॉन्ड के जरिए पैसा एकत्रित करते हैं जिससे कि हम उस पैसा को अपने एक्सपेंशन में, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर बनाने के लिए यूज करते हैं, तो वो बॉन्ड के अंदर आता है। जैसे अब ग्रीन बॉन्ड में कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे ग्रीन फाइनेंसिंग करनी है, कैसे बेहतर जो है डेवलपमेंट करना है, कैसे जो ये नगर निगम है उसको बेहतर करना है, तो जिससे डेप्ट का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको समझ सकें, वाटर ट्रीटमेंट जो समस्याएं उनको कैसे दूर किया जा सके, कैसे जो पॉल्यूशन हो रहा है, समस्याएं हो रही हैं, तो उसके जरिए सब चीजों को हटा के एक सस्टेनेबल, एक हम कह सकते हैं सस्टेनेबल या एक लिविंग स्टाइल में पूरी तरीके से किस प्रकार से हम क्लीन एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का, ग्रीन इन्वेस्टमेंट का, ग्रीन जीडीपी का, ग्रीन लिविंग का, सस्टेनेबल और ग्रीन कवर जो कवर करना या बेस्ट मैनेजमेंट या जो हाउस टेक्निक्स हैं उनके जरिए कैसे हम एक सस्टेनेबल और एक बेहतरीन हम फीचर बना सकते हैं आने वाली जनरेशन के लिए अपने, जिसमें पॉल्यूशन और एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे और जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम पहला इंडिया का म्युनिसिपल कारपोरेशन बना है जिसने ग्रीन बॉन्ड इशू करे हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब इंटरनेशनल न्यूज की तरफ चलते हैं। अल्जीरिया जो है वो नया मेंबर बना है ब्रिक्स का। तो अल्जीरिया जो नया मेंबर ब्रिक्स का बना है उसमें जो अल्जीरिया है वो नया मेंबर बना है ब्रिक्स बैंक का। तो इस ब्रिक्स बैंक की कुछ फीचर हैं, जैसे ब्रिक्स बैंक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देता है। इस्टेब्लिश हुआ था ये जुलाई 21 2015 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है और इसमें अभी नए मेंबर जुड़े हैं जिसमें से ब्राजील है, रसिया है, साउथ अफ्रीका है और इसके बाद इजिप्ट है, अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है। तो इस प्रकार से ये कैसे जो गरीब कंट्रियां हैं या गरीब देश हैं उनको इकोनॉमिकली सोशली अपलिफ्टमेंट करता है, उनको एक अपनी मुख्य धारा में लाता है जिससे वहां भी डेवलपमेंट हो सके, वहां भी शांति आ सके, वहां भी जो ये समस्याएं है, पुअर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या वहां की भी जीडीपी ग्रोथ हो सके, नेशन का डेवलपमेंट हो सके। तो इसके लिए उनको एक सोशली इकोनॉमिकली मजबूत करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल एड देने के लिए ये संस्थान है जो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन के जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ उसके डीकोलोनाइजेशन के बाद या ग्लोबलाइजेशन की आने की वजह से, जिससे हम सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि अब हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो डिल्मा रोसेफ हैं जो ब्राजील से आते हैं। तो अब और भी चीजों को समझते हैं। किलाविया वल्केनो जो है वो सील्ड वल्केनो अभी हवाई यूएसए में फिर से एक्टिव हो गया है जिसकी वजह से वहां काफी समस्याएं। तो आप ये याद रखिए इसमें किलाविया वल्केनो कहाँ पे है, ये हवाई एक द्वीप है यूएस के अंदर जहाँ पे ये पड़ता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अभी वेटिकन सिटी के जो पोप मर गए, अब नए पोप बनाए गए हैं जो पूरी चर्च अथॉरिटी के सबसे मुख्य मुखिया होता है उसको पोप बोला जाता है। तो रॉबर्ट प्रीवोस्ट को नया पोप वेटिकन सिटी का घोषित कर दिया है और लॉरेंस वांग जो है वो सिंगापुर के नए पीएम बना दिए गए हैं और जो जर्मनी के नए चांसलर हैं वो फ्रेडरिक मर्ज हैं। तो हमेशा जर्मनी के चांसलर से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि पहले एंजेला मार्कल रहती थी तो सबको याद रहता था। अब की बार से जो क्योंकि ये सबसे बड़ा पद होता है जर्मनी में, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है वैसे वहां चांसलर होता है। तो इस बार फ्रेडरिक मर्ज को जो है जर्मनी का नया चांसलर बनाया गया है। असीम मलिक जो है वो नई सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं पाकिस्तान के, जैसे हमारे यहाँ अजीत डोवाल है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं।
तालिबान ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने चेस को अनइथिकल करार दिया है कि वहां चेस खेलना अब ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहा है। और भूटान जो है पहला फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट एक्सेप्ट करने वाली कंट्री बन गई है। याला ग्लेशियर जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। ऑपरेशन हरोज जो है वो बालूचिस्तान में शुरू किया गया है। अब हम लोग कुछ स्पोर्ट की खबर पढ़ लेते हैं, जैसे सुधीर मान कप किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सुधीर मान कप जनरली बैडमिंटन से रिलेटेड प्रतियोगिता होती है जो 1989 से चली आ रही। इसमें चाइना ने इस बार का 14 टाइटल जीता है। किसको हरा के? साउथ कोरिया को हरा के। जो इटालियन वुमेन 2025 का अवार्ड है, जो टेबल टेनिस से रिलेटेड अवार्ड है, इसमें जो इटली इटली की जो इटली की जो जैस्मिन पोलानी है उन्होंने जीता है कोको गाफ के साथ मिलकर। और मेंस में इटालियन जो वुमेन का अवार्ड है वो जैस्मिन पोलिन को मिला है, जबकि मेंस में ये कार्लोस अल्कराज जो स्पेन से आते हैं उनको मिला है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अभी 7th खेलो इंडिया यूथ गेम का ये हुए, तो 7th खेलो इंडिया यूथ गेम पूछा जा सकता है कहाँ पे हुए, तो आप बताएं कि बिहार में हुए हैं। जो इसका इस बार का मास्कॉट था उसका नाम आप याद रख लीजिए, गज सिम्बा था। और इसमें सबसे ज्यादा जो मेडल मिले वो महाराष्ट्र को मिले। महाराष्ट्र ने 58 गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल को पूरे टोटल 158 पद जीते। और उसी के साथ हरियाणा ने जो है वो 39 गोल्ड और टोटल 117 जीते। राजस्थान ने 24 गोल्ड मेडल जीते और टोटल इनकी संख्या 60 रही। तो कभी टोटल से डिसाइड नहीं होता है, हमेशा जो राज्य सबसे ज्यादा गोल्ड लाएगा वही सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। तो 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है ये बिहार में घटित हुआ और टॉप में महाराष्ट्र रहा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि सुपर बेट चेस क्लासिक जो है उसको किसने जीता? तो सुपर बेट क्लासिक जो है वो आर प्रगनंदा जो कि तमिलनाडु से आते हैं, वो चेस के एक बेहतरीन प्लेयर है, उन्होंने इस अवार्ड को अपने नाम किया है। अभी 86 ग्रांड मास्टर चेस का बनाया गया है। तो इस बार जो 86 ग्रांड मास्टर चेस के बने हैं वो LR श्री हरि बने हैं जो कि तमिलनाडु से आते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया बीच गेम हुए, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम हुए वैसे खेलो इंडिया बीच गेम हुए। तो हमसे पूछा जा सकता है खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ पे हुए? तो दादरा नगर हवेली जहाँ पे ये खेले गए। और इसमें जो टॉप किया वो मणिपुर ने करा, इसके बाद महाराष्ट्र आया और फिर नागालैंड आया। और जो इसका ऑफिशियल मास्कॉट रहा वो डॉल्फिन रहा, जिसको इंग्लिश में पल्स बोलते हैं। अब 28 ला लीगा टाइटल जो है वो बार्सिलोना ने जीत लिया है। और लिवरपूल फुटबॉल क्लब जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग उसकी विजेता रही है। और सैफ अंडर-19 जो फुटबॉल टूर्नामेंट क्लब है उसको इंडिया ने जीत लिया अंडर-19 कैटेगरी में। पंकज अडवाणी ने CCI बिलियर्ड 13 अवार्ड अपने नाम किया। जो रूट पहले इंग्लैंड के एक ऐसे प्लेयर है जो 13,000 सबसे फास्ट टेस्ट रन बनाने की श्रेणी पे आ गए हैं। ठीक है। और नूरिस जो है उन्होंने मोनाको ग्रांड प्रिक्स एक स्पोर्ट फार्मूला रेस होती है जिसमें इस अवार्ड को जीता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो ये मई के कुछ इम्पोर्टेंट समसामयिकी थी जिनके बारे में हम लोगों ने एक नजर डाली। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल के साथ जुड़े रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे। तो अब हम लोग मई के पढ़ लिए, अब हम लोग जून जुलाई ऐसे ही मैं पूरे महीने की जो यूपी एपी और जुडिशरी के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। और एक शार्ट में एक जिस्ट ले लेंगे जिससे हम कुछ जो क्वेश्चन आए, क्योंकि करंट अफेयर अपने आप में एक बहुत वास्ट इलाका है तो हम सब कुछ तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट चीजों पे तो हम सरसरी निगाह से चीजों को देख सकते हैं जिससे हम वहां कुछ तो सोच पाए एटलीस्ट। क्योंकि आना साथी 8 क्वेश्चन है पूरे जीके जीएस में, उसमें से 8-9 हिस्ट्री के आएंगे, 8-9 ज्योग्राफी के आएंगे, बाकी साइंस के आएंगे और ऐसे ही 8-9 इसके आएंगे। तो 50 नंबर का जीएस आना है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन हम लोग को इम्पोर्टेंट चीजों पे
नजर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं आऊंगा नई कुछ जून की खबर लेकर, जुलाई के, ऐसे हम जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025 के कवर करूंगा। और 2024 के मैंने इम्पोर्टेंट ऑलरेडी जो एक फ्लैशबैक सेशन था उसमें बता दिया है। तो कृपया जो नए चैनल में नए हैं वो चैनल से जुड़े रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। तो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल से जुड़े रहें।